हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 27 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक मैप से और आज हम देखेंगे फिलीपींस कंट्री का मैप। फिलीपींस एक साउथ एशियन सी में पड़ने वाली एक कंट्री है। साउथ एशियन सी में ये लोकेटेड है और ये इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो साउथ एशियन सी से बॉर्डर बनाता है। ये जो आइलैंड कंट्री है, ये पूरी की तरह पूरी आइलैंड कंट्री है और इसका जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, ये साउथ चाइना सी से बॉर्डर बनाता है। इसके नॉर्थ में ताइवान स्थित है, इसके साउथ में है सिलेप्सी और इंडोनेशिया के आइलैंड कंट्री और इसके ईस्टर्न साइड में फिलीपींस सी लोकेटेड है और पलामू जो आइलैंड कंट्री है वो भी इसके ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न साइड में स्थित है। तो ये फिलीपींस कंट्री का मैप है और काफ़ी सारे आइलैंड से मिलकर ये कंट्री बनी है, इसलिए इसे आर्किपेलागो कंट्री या आइलैंड कंट्री भी बोला जाता है। इसकी कैपिटल सिटी है मनीला और सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है लुजोन आइलैंड और इसी आइलैंड पे मनीला इसकी कैपिटल स्थित है। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा फिलीपींस की विजिट की गई और उसको लेकर हम न्यूज़ आर्टिकल में देखने वाले हैं। तो आज की पहली जो न्यूज़ है वो है चाइना के थ्रेट को देखते हुए, चाइना के थ्रेट को सेंस करते हुए इंडिया ने श्रीलंका के नियर बाई सीबेड एरिया में सीबेड माइनिंग के लिए अपनी जो एक पेटिशन है वो दी है और ये जो पेटिशन दी जाती है नॉर्मली सीबेड की माइनिंग के लिए, ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को दी जाती है। तो इंडिया ने भी इस रीजन जहाँ पर चाइना अपने वॉरशिप और बाकी शिप्स से बहुत ज़्यादा पिछले कुछ महीनों से जिस एरिया को लोकेट कर रहा है वहाँ पर इंडिया के द्वारा सीबेड माइनिंग की जो राइट्स हैं वो मांगे गए हैं सीबेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इंडिया अप्लाइड टू द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जमैका। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है जमैका। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से इंडिया के द्वारा इस अथॉरिटी में अप्लाई किया गया है फॉर द राइट्स टू एक्सप्लोर द टू वास्ट ट्रैक ऑफ इंडियन ओशियन सीबेड, जो एक्चुअल में इंडिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, लेकिन इंडिया ने फिर भी ये अप्लाई किया है। तो इसका जो मेजर रीज़न माना जा रहा है जिस कारण से इंडिया ने इस रीजन में जो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते वहाँ पर भी सीबेड माइनिंग के लिए इंडिया को राइट चाहिए, वो है चाइना की थ्रेट जो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। और ये जो माइनिंग के रीज़न है, यहाँ पर कोबाल्ट रिच क्रस्ट पाई जाती है जिस स्पेसिफिक रीजन का नाम है अफानात्से निकिटिन सी माउंट। ये एएन सी माउंट के नाम से भी जाना जाता है और ये श्रीलंका के सीबेड एरिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में आता है। राइट टू द रीजन हैव ऑलरेडी बीन क्लेम बाय श्रीलंका अंडर सेपरेट सेट ऑफ लॉ। तो श्रीलंका ने ऑलरेडी अपना जो राइट है इस एरिया पे जहाँ पर अभी इंडिया क्लेम कर रहा है राइट, वो श्रीलंका ने अपना राइट क्लेम कर रखा है। अगर हम सीबेड को लेकर अगर देखेंगे तो इसमें कुछ एरिया होता है। अगर कोई कंट्री सी से टच करती है या सी से बाउंड्री बनाती है तो कंट्री से सी में कुछ रीजन को लेकर पर्टिकुलर कंट्री को राइट्स होते हैं जिसको डिफाइन किया गया है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में जिसका नाम है अनक्लोज और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसके द्वारा ये डिफाइन किया गया है कि जो भी मैरीटाइम कंट्रीज़ हैं उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा और इसको अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है, अगर ये किसी कंट्री की मैरीटाइम बाउंड्री मानी जाए तो इसके 12 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री का टेरिटोरियल सी का एरिया होता है, जिसमें पूरी तरीके से इस 12 नॉटिकल माइल का एरिया उस कंट्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इतना एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया ये कंट्री के अधिकार क्षेत्र का एरिया है। इसके आगे 12 नॉटिकल माइल और अगर हम जाएँगे, यानी कि टोटल कंट्री के बेस लाइन या इंटरनल वाटर से 24 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है वो कॉन्टिग्युअस जोन में आता है, जिसमें उस पर्टिकुलर कंट्री, जिस कंट्री के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी उसके लिए वो एरिया भी काफ़ी हद तक उसके अधिकार क्षेत्र में ही आएगा। और
अगर हम बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस देखें तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, जिसमें माइन करने का और जिसमें सीबेड में जो भी मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग का हक उसी कंट्री को होता है, जिसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके आगे का जो एरिया है वो इंटरनेशनल वाटर है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का कोई हक नहीं होता। तो यहाँ पर अनक्लोज इसी एरिया को डिफाइन करता है, और इन केस कोई डिस्प्यूट होता है या अगर किसी कंट्री के कुछ लैंड के स्ट्रेचेस डीप सी तक जाते हैं, तो उसका जो एरिया बढ़ाया भी जा सकता है, वो केस बाय केसेस पे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर ये जो रीज़न है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है वो है एएन सी माउंट और अफानासे निकिटिन सी माउंट। ये एएन सी माउंट एक स्ट्रक्चरल फीचर है जिसकी जो लेंथ है करीब 400 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और 150 किलोमीटर वाइड ये पूरा फिजिकल फीचर है सी बेड पे। ये सेंट्रल इंडियन ओशन के बेसिन पे स्थित है, सेंट्रल इंडियन बेसिन पे स्थित है, और करीब 3000 किलोमीटर इंडिया के कोस्ट से दूर है। इंडिया के कोस्ट से 3000 किलोमीटर दूर एक 400 किलोमीटर लंबा एक सी माउंट है, और 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है। ओशियनिक डेप्थ इसकी करीब 4800 किलोमीटर है। तो 4800 किलोमीटर ऊंचा ये सी माउंट है, एक तरह से समुद्र के अंदर एक पहाड़ है जो करीब 1200 मीटर, इट राइजेज अप टू अबाउट 1200 मीटर। और यहाँ पर कोबाल्ट, निकिल, मैंगनीज और कॉपर एक अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये जो एएनसी माउंट है इसमें ये रिच स्टोरेज है यहाँ पर कोबाल्ट, निकिल, मैंगनीज और कॉपर का। फॉर एनी एक्चुअल एक्सट्रैक्शन टू हैपन, अगर किसी भी कंट्री को सीबेड में एक्सट्रैक्शन करना है, सीबेड माइनिंग करनी है, तो उसके लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के लिए। कंट्री मस्ट अप्लाई फर्स्ट फॉर एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस टू इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अनक्लोज और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था। तो अनक्लोज ने आईएसबीओ को इस्टेब्लिश किया है, और आईएसबीएस लाइसेंस देता है कंट्रीज को फॉर माइनिंग इन सीबेड। तो इसीलिए इंडिया ने भी अनक्लोज के तहत आईएसबीए जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है उसमें लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अब इसके आगे बात होती है ओपन सी की। ओपन सी स्पेसिफिक एरिया होते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड होते हैं, और इनमें किसी एक कंट्री का राइट नहीं होता, और इससे रिलेटेड जो भी ओशन होते हैं जिसका एयर, सरफेस और सीबेड वेयर नो कंट्री कैन क्लेम सॉवरेनिटी, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी नहीं है। करीब 60% वर्ल्ड का जो सी है वो ओपन ओशन के अंतर्गत आता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो ओपन ओशियन है ये बहुत ही रिच है इन ए वैरायटी ऑफ मिनरल वेल्थ, और उससे एक्सट्रैक्शन का जो कॉस्ट और उससे रिलेटेड चैलेंजेस भी बहुत हाई हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ा स्टोरेज है मिनरल्स का ओपन सी, लेकिन इसको माइन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, और इसको माइन करना के लिए बड़े लेवल के चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ये जो एरिया पूरी तरीके से समंदर से घिरा हुआ है। करेंटली नो कंट्री हैज़ कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज फ्रॉम ओपन सी। तो आज तक किसी कंट्री ने ओपन सी से कोई कमर्शियल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं किया है या नहीं कर पाया है। हाउएवर यूनाइटेड नेशन सी लॉ जो है उससे लिंक्ड एक और बॉडी है, एक कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ दैट में इम्पीड इंडियाज एक्सप्लोरेशन एम्बिशन। इसके अलावा एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ की लिमिट के रिगार्डिंग अनक्लोज के तहत एक और कमीशन है जिसका नाम है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और इसके तहत श्रीलंका ने अप्लाई किया है इस रीजन की एएन सी माउंट के जुरिस्डिक्शन की, और जहाँ पर माइनिंग के लिए श्रीलंका को ये जो राइट है वो दिए गए हैं। श्रीलंका ने 500 नॉटिकल माइल तक ये जो एरिया है ये क्लेम किया हुआ है। हालांकि जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ नेक्स्ट अभी दोबारा से हम देख लेते हैं, यहाँ पर 200 किलो नॉटिकल माइल तक ही राइट होता है किसी भी कंट्री को अपना कमर्शियल एक्सट्रैक्शन करने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर कुछ लैंड के स्ट्रेचेस डीप इनसाइड द सी कंट्रीज के होते हैं, तो वहाँ पर अलग बॉडी इस्टेब्लिश की गई है जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बेसिस पे कंट्री को केस बाय केसेस राइट प्रोवाइड कर सकती है। नॉर्मली कॉन्टिनेंटल सेल्फ का जो एरिया है 350 नॉटिकल माइल्स तक और उसके बियॉन्ड भी जाता है, और ये 350 नॉटिकल माइल तक कंट्रीज जो राइट हैं वो ले लेती हैं। लेकिन श्रीलंका के केस में यहाँ पर 500 नॉटिकल माइल तक भी राइट मिल चुका है। श्रीलंका हैज़ क्लेम्ड अप टू 500 नॉटिकल माइल। श्रीलंका ने अभी क्लेम किया है 500 नॉटिकल माइल तक का एरिया। Countries have exclusive right up to 200 nautical miles and its underlining seabed from their border. Some
ओशियन बाउंड स्टेट में हैव नेचुरल स्ट्रेच ऑफ लैंड। कुछ जो ओशियन बाउंड होते हैं उनके नेचुरल स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्ट करते हैं जो डीप इनसाइड द सी जाते हैं, तो वहां पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बेसिस पे कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है। और अगर श्रीलंका को 500 नॉटिकल माइल का जो एक्सट्रैक्शन है उसके राइट मिल जाते हैं, तो वो एक तरह से एक्सेप्शन ही होगा, और श्रीलंका को उस केस में प्राइमरी राइट मिल जाएंगे टू एक्सप्लोर एंड पोटेंशियली एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज इन एन सी माउंट रीजन। तो इंडिया ने भी साथ ही साथ क्लेम कर दिया है, ताकि जो अगर श्रीलंका को ये राइट मिल जाए और चाइना श्रीलंका के साथ मिलकर उस पूरे एरिया को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दे, तो इंडिया के लिए भी एक बड़ा ये सेटबैक हो सकता है। इसलिए इंडिया ने भी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में अपना जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, जैसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अनक्लोज ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, और इसके अलावा ए एन सी माउंट जो इंडियन ओशियन के सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में स्थित है। सी एरियाज का जो कैटेगराइजेशन है वो हमने देख लिया। अब अनक्लोज को देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ये साइन किया गया था 1982 में। इसका जो हेड ऑफिस है ये है जमाइका में, मोंटेगो बे, जमैका में इसका हेड ऑफिस है। 82 में तो इससे रिलेटेड कन्वेंशन साइन किया गया था, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ था 1994 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1982 में अनक्लॉज का जो कन्वेंशन है वो साइन किया गया था कंट्रीज के द्वारा, और ये इफेक्टिव हुआ था 1994 में। 60 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है। सिग्नेटरी कंट्री हैं 157, 150 से ज़्यादा सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल इनके जो मेन कर्ता धर्ता होते हैं वो होते हैं। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी लॉ अनक्लोज किस तरह का लॉ है, इसमें क्या क्या प्रोविजन है? ये जो अनक्लोज है उसको लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन या लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो एक लीगल फ्रेमवर्क बनाता है फॉर ऑल मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। तो किसी भी तरह की समुद्र रिलेटेड, मरीन रिलेटेड कोई भी काम होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी, तो उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, और इस लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही कंट्रीज को काम करना है। एज ऑन May 2023, 168 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन इसकी पार्टी हैं। यानी 2023 तक करीब 168 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन अनक्लोज की सदस्य मेंबर कंट्रीज हैं, ये सदस्य देश हैं। ये कन्वेंशन कैसे बना था? ये बना था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लोज 3 के द्वारा, जो 1973 से स्टार्ट हुआ था, 1982 तक ये बना था, और 1994 में ये इफेक्टिव हुआ था। जैसे हमने अभी पढ़ा, अनक्लोज रिप्लेस 4 ट्रीटीज, इसने 4 ट्रीटीज को रिप्लेस किया था। एक तो 1958 का कन्वेंशन ऑन द हाई सीज था, और ये 1994 में इफेक्टिव हुआ जब गुआना ने 60वें नेशन के तहत इसको रेटिफाई किया। तो 60 कंट्रीज का रेटिफिकेशन का मतलब होता है उन कंट्रीज की पार्लियामेंट या जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा इन कन्वेंशन को मान्यता दी गई। तो 60वीं कंट्री, 60th कंट्री गुआना था जिसने रेटिफाई किया अनक्लोज को, और ये इफेक्टिव हो गया 1994 में। 2023 में ये एग्रीमेंट हाई सी ट्रीटीज से रिलेटेड भी किया गया, और इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा सकता है इस कन्वेंशन के लिए, टू प्रोटेक्ट ओशियन लाइफ इन इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में ओशियन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजन भी इसमें डाले गए हैं। और मरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड प्रोविजन भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रिसीव्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, और जो भी यूएन प्रोवाइडर, जो भी यूनाइटेड नेशन सपोर्ट देता है, वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, या पूरा जो अनक्लोज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं ये यूएन सेक्रेटेरिएट के द्वारा देखे जाते हैं। अनक्लोज यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ मिलकर काम करता है। हाउएवर एज वेल एज अदर बॉडीज, जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, ये भी इसी कन्वेंशन के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए थे। सेकेंड न्यूज़ है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के बारे में। आईएलओ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि जो शेयर है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन किए हुए यूथ का, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में डबल हो गया है 2000 से 2022 तक। यानी पिछले 2 दशकों में, करीब 22 साल में, जो सेकेंडरी हायर एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन
वाले यूथ पॉपुलेशन है वो करीब 32 पहले 2000 में 35% अनएम्प्लॉयमेंट था, जो आज की डेट में 2022 तक इसको ये 65% हो गया। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज की जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा। ये रिपोर्ट कहती है कि जो भी यंगस्टर्स हैं, दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स। तो जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं कंट्री में, उसके 83% तो यूथ ही हैं, यंगस्टर ही हैं। जो एजुकेटेड यंगस्टर हैं, एक्सपीरियंस उन दे एक्सपीरियंस मच हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 2000 से 2018 तक कम हुआ था, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट 2019 के बाद देखा गया है। 2019 के बाद पेंडेमिक की सिचुएशन थी, तो ये जो डेटा है ये काफ़ी पैराडॉक्स शो करता है, यानी कि एक दूसरे को जो दो डेटा है एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि रिपोर्ट में जो इंडिया का जॉब स्टोरी है पिछले 2 डिकेड या 20 सालों का जो डेटा है, उसमें कहीं इम्प्रूवमेंट दिखाए गए हैं और कहीं उस इम्प्रूवमेंट के कॉन्ट्रेरी भी डेटा जाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि एक तरफ जहाँ बेसिक लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया में बेसिक लॉन्ग टर्म फीचर जो है वो देखी जा रही है कि नॉन नॉन फॉर्म सेक्टर, यानी कि खेती के अलावा जो सेक्टर हैं उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो इनसफिशिएंट ग्रोथ हुआ है, यानी उसमें जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। और जो एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सेक्टर हैं, उनको जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था उतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ है पिछले 20 सालों में। और इसके साथ ही जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के जो बाकी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है वो 2018 तक बढ़ी है। तो जहाँ एक डेटा बताता है कि 2018 तक नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वहीं दूसरा डेटा ये बताता है कि जो लॉन्ग टर्म फीचर है एम्प्लॉयमेंट की, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन जो यूथ है उनका इस नॉन फार्म सेक्टर में इन्वॉल्व यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम होना चाहिए, लेकिन दोनों साइड में जो डेटा है वो पैराडॉक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई दे रहा है। लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं वो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से निकलकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गए हैं और सर्विसेज सेक्टर में गए हैं, और करीब 90% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। और रेगुलर वर्कर्स का जो परसेंटेज है और फॉर्मल सेक्टर के वर्कर का परसेंटेज है वो पिछले दशकों में कम होता हुआ दिखा है। 2000 से 2018 तक ये जो पार्टिसिपेशन है ये कम हुआ है। और इसके अलावा अगर लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी की बात हम करें तो सर्वे ये बताता है कि केवल स्मॉल परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज में लोगों के लिए जो सोशल प्रोटेक्शन मेजर हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। प्रिसाइजली अगर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो उसमें एक स्मॉल परसेंटेज ही, एक स्मॉल तबका ही है जिसके लिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ी है और बाकी सबके लिए कम हुई है। वर्स, देयर हैज़ बीन अ राइज इन कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। और सबसे बुरी बात या और सबसे निगेटिव बात ये मानी जा सकती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ी है। जो लॉन्ग टर्म या जॉब सिक्योरिटी की बात होती है या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है वो कम हुई है, और कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के केसेस हैं वो बढ़े हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर में भी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के केसेस बढ़े हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो मामले हैं वो नहीं बढ़े हैं। शॉर्ट टर्म में जो वर्कर्स की वनरेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और उनको जो सोशल सिक्योरिटी की फीचर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये भी एक वरिंग ट्रेंड देखा गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वाइल इंडिया का जो लार्ज यूथ फोर्स है जिसको डेमोक्रेटिक या डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता है, इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो यूथ पॉपुलेशन को माना जाता है। लेकिन इस यूथ पॉपुलेशन के बाद स्किल नहीं है, और जिसकी वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन है, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्किल रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत कम हुआ है। और इस सर्वे में बताया गया है कि बहुत ही करीब 75% यूथ आर अनेबल टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट। 75% यूथ जो सर्वे में इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा ईमेल में अटैचमेंट ऐड करना की स्किल भी नहीं है। 60% आर अनेबल टू कॉपी और 90% आर अनेबल टू पुट ए मैथमेटिकल फॉर्मूला इनटू ए स्प्रेडशीट। तो ये कुछ बेसिक स्किल हैं जो यूथ में
बहुत कम देखी गई हैं और जिसकी वजह से जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं किया जा पा रहा है। द कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग अ चैलेंज ऑफ ए सब्सटेंशियल जेंडर गैप। और अगला पॉइंट ये बताया गया है इस सर्वे में और इस आईएलए की रिपोर्ट में कि इंडिया में जो काफ़ी जेंडर गैप से रिलेटेड जो लेबर मार्केट है वो भी देखा गया है, जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बहुत ही कम है। और इसके साथ ही ये सोशल इनइक्वलिटीज़ पे भी बात करती है ये रिपोर्ट। ये बताती है कि जो अफर्मेटिव एक्शन है और टारगेटेड पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की पिछले 20 सालों में, वो काफ़ी फ़ोकस हैं, काफ़ी टारगेटेड हैं, लेकिन फिर भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और जो निचले तबके के जो पॉपुलेशन है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है बेटर जॉब्स में वो बहुत ही कम बढ़ा है। एससी एंड एसटी हैव ग्रेटर पार्टिसिपेशन। एससी और एसटी का जो पार्टिसिपेशन है वो इकोनॉमी में बढ़ा है ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटी। वो केवल ज़रूरत बन गई थी इसलिए बढ़ा है, लेकिन ये आज भी केवल लो पेड टेम्परेरी कैजुअल वर्कफोर्स में ही है और इनके एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल ही है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में इनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही कम है और ये इंक्रीज होता हुआ भी नहीं दिख रहा। और ये एक इकोनॉमिक फ्लो की वजह से ही इनका पार्टिसिपेशन आया है, लेकिन वो केवल सीमित है स्मॉल और जो टेम्परेरी जॉब्स हैं, कैजुअल वर्क हैं, केवल उन्हीं के लिए। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल अटेनमेंट अमंग ऑल द ग्रुप, हायरार्की विद इन सोशल ग्रुप परसिस्ट। तो एजुकेशन बढ़ा है, उनका अटेनमेंट अलग अलग स्टेटस ऑफ सोसाइटी में बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो सोसाइटी में हायरार्की है वो परसिस्ट करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आईएलओ के इस सर्वे के द्वारा पॉइंट आउट किए गए हैं और ये मेनली 2000 से 2022 तक का जो पीरियड है उसके बारे में बताता है। एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो बाल्टीमोर यूएसए में पटापस्को रिवर पे स्थित था, वो एक बड़े शिप के द्वारा टकराने की वजह से पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया। और वो ये जो शिप है ये कार्गो वेसल था विथ एन ऑल इंडियन क्रू। इसमें सारे जो क्रू थे वो इंडियंस थे। एटलीस्ट 7 पीपल हैव गॉन मिसिंग इन द एक्सीडेंट। तो एक बड़ा कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स माना जा रहा है। ये इस कार्गो शिप के द्वारा पूरा जो ब्रिज था वो समुद्र में समा गया। यहाँ पर यह जो आर्टिकल है ये कावेरी रिवर से रिलेटेड एक बुक पर बेस्ड है। ये जो बुक है इसका नाम है कावेरी और लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट। ये पब्लिश की गई है द हिंदू के द्वारा, जिसको ऑथर किया है इसके सीनियर एसोसिएट एडिटर टी रामकृष्णन ने। तो यहाँ पर कावेरी रिवर तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए केवल रिवर ही नहीं है, इसकी लाइफलाइन है। और ये तमिलनाडु और कर्नाटका के को फूड देने वाली रिवर फूड देती है। लिटरेचर इस रिवर से रिलेटेड है, यहाँ का म्यूजिक इस रिवर से रिलेटेड है और एवरीथिंग दैट मेक्स आवर लाइफ कावेरी इज कनेक्टेड। तो कावेरी रिवर कर्नाटक और तमिलनाडु की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। उसी से रिलेटेड ये जो बुक है कावेरी और लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट, ये हिंदू के द्वारा लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर तो कावेरी रिवर की बात की गई है, लेकिन इस तरह की बात इंडिया की ऑलमोस्ट हर रिवर के लिए की जा सकती है। और उन रिवर्स के लिए जिनके अलोंग कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जिनके अलोंग बड़े-बड़े अर्बन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और क्रिएट हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उनके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। यहाँ पर रिवर है एक यूनिफाइड फोर्स होती है जो और एक कल्चरल आइकॉन होती है, बट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स बिकम्स कंटेनियस। कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार रहता है। तो यहाँ इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कावेरी रिवर कितना इन्वॉल्व है इस रीज़न इन दो स्टेट्स के लोगों की हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में। और एक तरह से ये कल्चरल आइकॉन बन गई है, लेकिन कमर्शियल और वाटर क्राइसिस की वजह से ये लोगों को डिवाइड भी कर रही है। द रिवर इज कॉमन प्रीसियस रिसोर्स टू बी यूज जुडिशियसली। देर इज enormous scope for riparian state to work closer in the years to come as a river's environment is facing serious challenges। तो इस समय जो रिवर का एनवायरमेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है उसको देखते हुए दोनों स्टेट के लोगों को और दोनों रिपेरियन स्टेट्स को साथ में ही काम करने की ज़रूरत है और इस डिस्प्यूट को सुलझाकर लोगों के हित के लिए काम किया जाए।
और ये जो पॉइंट्स हैं ये इंडिया के बाकी रिवर्स के लिए भी एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। एससी रेजेस कंसर्न ओवर रिच गैगिंग मीडिया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई की जा रही थी 3 जज बेंच के द्वारा, जिसको हेड किया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो वर्डिक्ट है, जिसमें ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज ने चैलेंज किया था एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को, जिसमें टेलीविजन के द्वारा कुछ न्यूज़ सुनाई दिखाई गई थी और कोर्ट ने बिना सुनवाई के उस न्यूज़ को हटाने का आदेश दे दिया। तो इस बेंच ने ये बोला है कि जो भी प्रॉब्लम देखी जा रही है, एफ्लुएंट गेटिंग प्री ट्रायल इंजंक्शन फ्रॉम कोर्ट्स अगेंस्ट मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, ये एक तरह से फ्री स्पीच और पब्लिक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को रोकने की तरह से देखा जा रहा है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस के द्वारा कहा गया है कि जो रिच के द्वारा मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट का भी सहारा लिया जा रहा है, ऐसे मामलों में जो कोर्ट के जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको बहुत ही अलर्ट होकर काम करना चाहिए। तो इंडिया की जुडिशियरी को भी इस केस के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस की तरफ से एक एडवाइस दी गई कि जो भी जजेस हैं वो जहाँ भी मीडिया को या किसी न्यूज़ को रोकने की बात की जा रही है, वो जो मुद्दे हैं वो बहुत ही क्लोजली और बहुत ही जुडिशियसली देखने चाहिए। किसी तरह का भी बिना सुनवाई सुने किसी न्यूज़ को डाउन करने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन दिल्ली के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक न्यूज़ दी गई थी, जो बिना सुनवाई के प्री ट्रायल ही उस न्यूज़ को हटाने का आदेश दे दिया था कोर्ट ने। इसी मामले में सुनवाई हो रही थी। तो इससे रिलेटेड एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं स्लैप सूट, जिसका जिसको कहा जा सकता है स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये एक अम्ब्रेला टर्म है विच इज यूज टू रिफर टू लिटिगेशन predominantly intimidated by entities that wield immense economic power against the member of media or civil society to prevent the public from knowing। स्लैप सूट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ये माना जाता है कि एक इकोनॉमिक पावर रखने वाली जो भी एंटिटीज़ हैं, चाहे वो बिजनेसमैन बोल दें या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस बोल दें, उनके द्वारा कोर्ट का या जुडी अपनी पावर का यूज़ करके जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी है, उनके द्वारा न्यूज़ को रोका जाता है, जिससे कि जो पब्लिक उस न्यूज़ के बारे में जान भी ना पाए और कौन सी न्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट में, इसका पता भी लोगों को या सिविल सोसाइटी को नहीं चल पाता। तो इससे रिलेटेड ये जो स्लैप सूट है, उसका अभी रेफरेंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन होते हैं जो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर रोकने के लिए इकोनॉमिक पावर रखने वाले या रिच के द्वारा किया जाता है मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश। तो ऐसे मामलों में किसी भी तरह की बिना ट्रायल के या ट्रायल से पहले कोर्ट्स को किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए। जजेस शुड फॉलो द थ्री फोल्ड टेस्ट, और यहाँ पर चीफ जस्टिस के द्वारा बताया गया है कि जजेस को थ्री फोल्ड टेस्ट जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसको फॉलो किया जाना चाहिए फॉर प्राइमा फेसी केसेस, एग्जामिन द बैलेंस ऑफ कन्वेनेंस, और ये देखना चाहिए कि ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के द्वारा फिलीपींस विजिट की गई, और फिलीपींस और चाइना का जो पिछले कुछ दिनों से कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, उसमें इंडिया फिलीपींस के साथ खड़ा है और फिलीपींस की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया पूरी तरीके से फिलीपींस को सपोर्ट करेगा। ये एस जयशंकर के द्वारा दोहराया गया। इनकी जो मीटिंग हुई फिलीपींस के प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस के से, वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ये जो रेफरेंस है वो दिया गया। ये 3 देश की विजिट सिंगापुर में विजिट की जा चुकी है, फिलीपींस और मलेशिया में विजिट होनी बाकी है। तो 1982 का यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अनक्लोज, जैसा हमने पढ़ा था, उसके रिलेटेड एक कुछ आइलैंड्स है साउथ चाइना सी में, उसको लेकर चाइना और फिलीपींस में एक लंबा आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें इंडिया फिलीपींस को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है जिसका नाम है आईसीजीएस समुद्र पहरेदार, उसके द्वारा भी एक पोर्ट कॉल
एक पोर्ट कॉल के दौरान मनीला में जो ओशियन पॉल्यूशन और इलीगल फिशिंग से रिलेटेड जो मामले हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड मरीन रीजन में एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनमें इंडिया और फिलीपींस का पार्टिसिपेशन होगा। इसलिए ये आईसीजीएस समुद्र पहरेदार फिलीपींस मनीला में भेजा गया पोर्ट कॉल पे। इंडिया और फिलीपींस के जो इसके अलावा कॉमन मुद्दे हैं जिन पे दोनों कंट्रीज़ के द्वारा काम किया जा रहा है, वो है ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और फिलीपींस के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और दोनों चाइना की मोनोपोली को रोकना चाहते हैं। और इसके साथ ही वियतनाम में भी चाइना के जो आइलैंड डिस्प्यूट वियतनाम के साथ भी चलते हैं, तो इंडिया वियतनाम को भी इस मामले में सपोर्ट करता है। फिलीपींस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को सेल करने का जो डिक्लेयर कर चुका है, और ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दी जा रही है। तो ये चाइना के अगेंस्ट एक फिलीपींस के बाद एक अच्छा हथियार होगा, और इंडिया के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए फिलीपींस काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। आरबीआई के पिछले कुछ महीनों में जो स्ट्रिक्ट एक्शन हुए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, उसको देखते हुए जो क्रेडिट ग्रोथ है वो टाइट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट एसएनपी ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टाइप रेगुलेटरी एक्शन है जो आरबीआई ने लिए हैं टू रेन फाइनेंशियल लेंडर्स, उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आगे आने वाले फिस्कल ईयर्स में कम बढ़ने वाला है। मतलब जो फाइनेंशियल लेंडर्स हैं, मतलब जो लोन देने के कंपनियां हैं, जैसे कि अभी पेटीएम के पेमेंट बैंक के जो लेंडिंग प्लान है उस पे रोक लगाई आरबीआई ने। इसके साथ ही आईआईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है उनके एक्टिविटीज़ को लेकर। तो इस रिपोर्ट के द्वारा ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में जो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग है वो ऊपर जाने वाली है, यानी कि लोन लेना काफ़ी महंगा हो सकता है। और लोन लेना महंगा होगा तो बड़ी फर्म के लिए ये कॉस्ट बढ़ेगा, और इसके साथ ही साथ जो छोटी फर्म है, स्मॉलर प्लेयर्स हैं, उनके द्वारा जो compete करने का जो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी था कॉस्ट ऑफ लेंडिंग कम होने पे, वो भी कम होता हुआ दिखेगा। यानी कि इनकी जो छोटी फर्म है उनकी एबिलिटी टू compete वो कम होगी। तो जब भी आरबीआई के द्वारा इस तरह का लोन देना महंगा किया जाता है या रोका जाता है, तो उससे जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है या लोन की कीमत है वो महंगी हो जाती है, लोगों के द्वारा जो लोन है वो कम लिया जाता है। यूरोपियन यूनियन ने जो बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट, इनको जो आने वाले यूरोपियन यूनियन के चुनाव हैं उनसे पहले जो एआई डीप फेक रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उनको कंट्रोल करने के लिए बोला। और ईयू ने बोला है कि जो भी डीप फेक एडवर्टाइजमेंट या वीडियोस होंगे उनकी मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी पर्सन है उसको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा रियल वीडियो है और कौन सा एआई के द्वारा या डीप फेक का यूज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वीडियो बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन और उसका एक जो नया एक्ट है डिजिटल सर्विस एक्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में है। और इस एक्ट के द्वारा बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं वर्ल्ड की, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, उनको रेगुलेट करने की कोशिश यूरोपियन यूनियन के द्वारा की जा रही है, और जिसमें काफ़ी बड़े जो पेनल्टीज़ हैं वो भी लगाई गई हैं। आने वाले जून महीने में 27 यूरोपियन मेंबर स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा जो खतरा है वो है सोशल मीडिया का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का यूज़ करके किसी भी कंट्री में जो इलेक्टोरल कैंपेन है वो इफेक्ट किया जा सकता है, और ये बात इंडिया के लिए भी अप्लाई होती है। तो इंडिया में भी गवर्नमेंट के द्वारा ये इस तरह का एक जो कानून है वो लाया जाना चाहिए, जिससे कि जो एआई रिलेटेड सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उसको कंट्रोल किया जा सके। यूरोपियन यूनियन नेशंस का को ये खतरा है कि रसिया के द्वारा जो उसके नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इलेक्टोरल रिजल्ट्स चेंज किए जा सकते हैं, या रसिया के द्वारा ऐसी कोशिश की जा सकती है। ये जो डिजिटल सर्विस एक्ट है ये रिकमेंड करता है कि जो भी प्लेटफॉर्म है वो प्रमोट करे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्शन, और इलेक्शन के दौरान जो मोनेटाइजेशन है वीडियोस के और उनके वायरल होने का जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो कंट्रोल की जाए, जिससे कि इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा सके।
तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।